अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शबीर। नाजरीन, आज NCOC का इजलास था और ये ख्याल किया जा रहा था कि कोरोना की तीसरी लहर के बायस शायद मुल्क में मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक बार फिर कहा है कि गरीब तबका इसमें पिसेगा, इसलिए मुकम्मल लॉकडाउन की बजाय SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने अपने टाइगर फोर्स और ख़ासकर रेंजर्स और आर्मी को भी एंगेज करने का कहा है। तो क्या सख्ती से SOPs पर अमल हो सकेगा और कोरोना से बचने बचाव के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए और कोरोना से निजात के लिए क्या होना चाहिए, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे शहबाज शरीफ की आज जमानत हुई है और इस पर PMLN की जानिब से खुशियाँ मनाई गई हैं। नवाज शरीफ साहब ने भी फ़ोन पर बात की है शहबाज शरीफ से और मुबारकबाद दी है। जबकि क्या शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत से क्या PMLN की सियासत में तब्दीली आएगी, ये भी अहम सवाल है, आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। साथ साथ बात करेंगे PTI की और PTI की अपने ही जहांगीर तरीन ग्रुप जो हैं वो PTI के लिए वबाले जान बन चुके हैं और ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट बजट है उसके लिए कोई ख़तरा हो सकता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत को। तो क्या जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब कोई NRO या कोई बातचीत तय कर लेंगे या फिर मुखालफत मज़ीद होगी, इसी पर आज बात करेंगे। मेरे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। गेस्ट में स्टूडियो में मेरे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब, कॉलमिस्ट हैं, एक्सप्रेस में लिखते हैं। सलमान आबिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मुज़म्मिल साहब आपका भी शुक्रिया। और हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब। ब्रिगेडियर साहब आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले सलमान आबिद साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी और ऐसा लग रहा था कि NCOC की मीटिंग में आज मुकम्मल लॉकडाउन हो जाएगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बार फिर कहा कि इससे गरीब तबका जो है वो पिसेगा और अब SOPs पर अमल होगा। सबसे बुनियादी सवाल मेरा ये है कि SOPs पर अमल करने के लिए एक टाइगर फोर्स बनाई गई थी, वो ग्राउंड पर है या नहीं, और दूसरा क्या फ़ौज को इसमें एंगेज करना चाहिए? देखिए पहली बात तो ये है कि जब से ये कोरोना की लहर शुरू हुई है, यानी 1 सवा साल हो गया है, पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ रहा है मुकम्मल लॉकडाउन के बारे में। वो हमेशा से उसकी जो ना जिसे कहते हैं तनकीद करते रहे हैं कि ये मसले का हल नहीं है, और वो बार बार इसको जोड़ते थे कि जो आम आदमी की जो माईशत है वो उससे मुतासिर होगी। इसीलिए वो लफ्ज़ उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन भी इंट्रोड्यूस करवाया और दूसरे SOPs के ऊपर बात भी की। आज भी जब उन्होंने ये बात की है, जो कि बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब अपने उसी प्रिंसिपल स्टांस पे खड़े हुए हैं, चाहे वो दुरुस्त है या गलत, बहरहाल वो उसको दुरुस्त समझते हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि SOPs पे अमल दरामद कौन करवाएगा। देखिए, बुनियादी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है ना। अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास अगर इफेक्टिव नहीं है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना रोल प्ले नहीं कर रही है, लोग अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें अब आप जब कहेंगे अच्छा टाइगर फोर्स तो अब हमें कहीं नजर भी नहीं आ रही, इसलिए अब ये कहना कि जी हम फौज को उसमें इंगेज करेंगे, यानी कि आप डंडा चला के लोगों को जबरदस्ती SOPs पे अमल दरामद करवाएंगे, एक बात, या सिर्फ ये कि आप फौज को का हवा दिखा के लोगों को मजबूर करेंगे कि लोग डर जाएं, क्योंकि बहरहाल लोगों के अंदर एक फौज का खौफ होता है। अच्छा, फिर ये SOPs के बारे में जो देखिए फौज भी आएगी ना, फौज भी एक ऊपर की सतह पे तो कुछ कर सकती है, लेकिन जो इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हुए हैं। मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत ये कहें कि अपनी नाकामी का इतराफ खुद कर रही है कि टाइगर फोर्स भी बनाई और उसके बावजूद SOPs पर अमल नहीं हो रहा। फौज से मदद लेना कोई जुर्म नहीं है। हम पे जब भी आफात आई है, जब भी मुसीबत आई है, हमने फौज से मदद ली है, लेकिन मसला, मैं कह रहा हूं, मसला सिर्फ ये नहीं है कि फौज से मदद लेना, मसला ये है कि फौज के साथ साथ आपका प्रोविंशियल सिस्टम क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट सिस्टम क्या है, आपका तहसील सिस्टम क्या है, आपके बाजारों के सिस्टम्स क्या है, जहां पे आप इसको इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, वहां आपके पास कोई वर्किंग नहीं है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब ये चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, तो ये अज्यूम कर लेना कि फौज आके सारा मसला हल कर देगी, वो नहीं हो सकेगा। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये फैसला मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होगा, ये दुरुस्त है, और जो अब रास्ता इख्तियार किया गया है, फौज की भी मदद ली गई है, क्या वो भी दुरुस्त है? देखिए, फ़ौज की मदद तो लेनी पड़नी थी, क्योंकि अगर आपने बाज़ार खुले रखने हैं और अगर आपने चीज़ें को खुला रखना है और आप चाहते हैं कि बाज़ारों में SOPs पे अमल किया जाए, तो फिर आप ये पुलिस के बस की बात तो थी नहीं।
और अगर हम कहें कि मार्केटों में पुलिस खड़ी होकर SOPs पर अमल करा लेगी तो ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। अब सलमान आबिद साहब ने कहा फ़ौज का खौफ होता है, मेरे ख़्याल में फ़ौज का खौफ नहीं, फ़ौज का एहतराम होता है। लोग उसकी वर्दी का एहतराम करते हैं और उस एहतराम में ये उम्मीद है कि शायद लोग SOPs का जो है वो ख्याल कर लें। लेकिन मैं फिर भी समझता हूँ कि वज़ीर आज़म की जो ज़िद है कि लॉकडाउन नहीं लगाना, ये ठीक है कि हम पहले फ़ेज़ में से भी बहुत अच्छी तरह गुजर गए और हमें लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ा। सारा मुल्क उन्हें लॉकडाउन लगाने का कह रहा था, लेकिन इमरान खान साहब ने नहीं लगाया और हम पहले फ़ेज़ से दुनिया की निस्बत बहुत अच्छा गुजर गए और पाकिस्तान का वो नुकसान नहीं हुआ जो दूसरे ममालिक में हुआ और तरक्की याफ्ता ममालिक में भी हुआ और तरक्की पजीर ममालिक में भी हुआ। सेकंड फ़ेज़ की कारकर्दगी भी हमारी बहुत अच्छी रही। उस वक़्त भी इमरान खान साहब ने बहुत हार्ड स्टैंड लिया कि मैं कोई लॉकडाउन नहीं लगाऊंगा और हम उसमें से भी निकल गए। अब सूरत हाल ये है कि अगर 2 दफ़ा का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इमरान खान की स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक नज़र आई हमें कोरोना के हवाले से, और NCOC की कारकर्दगी भी ठीक नज़र आती है। लेकिन अब जो फेज़ है, अब 2 किस्म के चैलेंजेस हैं इमरान खान साहब के पास। एक तो वो लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते और थर्ड फेज़ जो है वो बहुत फैटल है, बहुत ख़तरनाक है। पहले दोनों से आगे निकल गया है डेथ टोल में। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि दूसरी हम बात अगर ये है कि SOPs पर अमल दरामद नहीं हो तो भारत जैसी सिचुएशन का सामना होगा। पीछे हैं और आज तो इमरान खान साहब ने हाथ ही खड़े कर दिए हैं। उनके बकौल उन्हें दुनिया में कहीं से वैक्सीन मिल ही नहीं रही है। शायद हम ऑर्डर्स देने में लेट थे, स्ट्रेटजी नहीं थी। बहरहाल आज जो वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया है उसमें तो उन्होंने एक किस्म के हाथ खड़े कर दिए हैं कि उन्हें दुनिया में से कहीं से वैक्सीन मिल ही नहीं रही। और अगर वैक्सीन नहीं मिलेगी तो फिर हम कोविड नहीं कंट्रोल कर सकेंगे। जी एग्जैक्टली इसके ऊपर हम बात करते हैं। और ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि फ़ौज को इन्वॉल्व करना SOPs पर अमल दरामद के लिए, क्या ये इमरान खान साहब का दुरुस्त फैसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अगर मुझे याद सही है तो पिछले साल जब सडनली कोरोना फर्स्ट टाइम हुआ था मार्च अप्रैल में, तो उस वक्त भी खबरें आई थी कि कुछ एरियाज में, खासकर मुझे याद है कराची में, जहाँ पे रेंजर और फौज के दस्ते जो हैं वो आए थे, बाहर पेट्रोलिंग करते हैं सड़कों पे, और उसको पता है वो लॉकडाउन को इंश्योर करना। और ये भी बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि पिछले साल शुरू में चंद हफ्ते या 3-4 हफ्ते, तो मुझे अच्छी तरह याद है, मुकम्मल लॉकडाउन था पाकिस्तान में, इफ यू रिमेंबर। तो उसके बाद फिर स्लोली जब हालात में बेहतरी आई तो फिर उन्होंने कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का हमेशा से ये स्टांस रहा है कि वो मुकम्मल लॉकडाउन की हिमायत नहीं करते। जी वो बात फिर उसकी उनकी वो बात सामने आ गई कि हम इतने लोगों को कहाँ से इतने अरबों रुपए जो हैं तमाम लोगों में जाके पैसे बांटे, क्योंकि लोग सड़कों पे आ गए थे, हर चौक पे लोग बैठे हुए थे, लोग मांग रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती थी, वो अपना चोरी चकारी की सूरत हाल, कुछ गाड़ियों पे हमले भी हुए थे, तो वो उससे ज़ाहिर बात है सब लोग घबरा गए थे। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि इस हालात में जो अभी मौजूदा हैं, मैं तो मेंटली रेडी था कि ये कम से कम 1 हफ्ता फुल लॉकडाउन 3-4 बड़े शहरों में करेंगे। और मैं समझता हूँ अगर कर भी देते तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। उसकी वजह ये है कि हमने ये जो साइकिल है ना, ये विशेष साइकिल जिसमें हम आ गए हैं, ये विशेष साइकिल को हमने तोड़ना है। और वो तोड़ने का तरीका ये था कि एक्सट्रीम कदम लें, इस विशेष साइकिल को तोड़ें। अभी रमज़ान है, रमज़ान में ज़्यादा पहले 10 दिन में 15 दिन में लोगों को इतना शौक नहीं होता कि वो बाहर निकलें, सारा दिन बाहर घूमे फिरें। ठीक है, इफ्तारी से पहले या लोग निकलते हैं, लेकिन इन्होंने फिर वही ऑप्शन किया कि चले ईद की शॉपिंग जो है वो आप कर लें, शुरू कर दें। क्योंकि अभी लास्ट ईयर अगर आपको याद हो, जब ईद की शॉपिंग का वक्त आया था तो दुनिया ऐसे बाहर निकली थी जिस तरह के पता नहीं क्या हो गया पाकिस्तान में। और उसके बाद एकदम एक स्पाइक आई थी कोरोना केसेस में। वो अलग बात है कि और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या कि रमजान के लास्ट वीक में 4-5 दिन में लोग छुट्टियों पे अपने घरों पे बड़ी तादाद में जाना शुरू हो जाते हैं, और आपको मालूम है कि पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका चोक हो जाता है। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है, अभी वो भी होना है। जी सर, ब्रिगेडियर साहब, मैं इसी बात को लेकर जाऊंगी। मुकम्मल लॉकडाउन फौज के बारे में बात कर दूं, देखिए मैं अपने दोनों पैनलिस्ट, मोहतरम पैनलिस्ट से एग्री करता हूं। देखिए फौज का काम ये है कि जब वो देखते हैं कि एक तो चाहे आईनी जिम्मेदारी आप कहें, अखलाकी जिम्मेदारी कहें, कौमी जिम्मेदारी कहें, या अपना कानूनी जिम्मेदारी कहें, वो अवाम जब देखते हैं कि अवाम परेशान है, अवाम की बेहतरी के लिए कोई काम करना है,
तो फौज हमेशा हाजिर होती है, और क्यों इसमें कोई खराबी नहीं है। अगर वो पुलिस और रेंजर्स को सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे कि जनाब दुकानें बंद हो जाएं, जहां एसओपी नहीं है उनको थोड़ा सा अपना उनको कहा जाए, और कोई हर्ज नहीं है जी ब्रिगेडियर साहब, कोई हर्ज नहीं है सलमान आबिद साहब, हर्ज नहीं है फौज का आना। लेकिन देखें, टाइगर फोर्स एज अ नॉन स्टार्टर, मुझे टाइगर फोर्स से कोई उम्मीद नहीं है। वो पता नहीं क्या बनी, किधर गई, क्या हुआ उसके साथ, तो सर इसका भी एहतसाब होना चाहिए। सलमान आबिद साहब, अगर हमें ये कोई शक नहीं है कि फौज हमेशा कौम की हर मुसीबत में साथ खड़ी है, और ये भी एक मुसीबत की घड़ी है, पाक फौज साथ खड़ी है, लेकिन हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ भी नहीं जाना चाहते। जिस तरह से मुजम्मिल सरवर्दी साहब ने कहा कि हमारे पास अब वैक्सीनेशन आएगी या नहीं, अभी हमें कुछ पता नहीं है, तो ये खान साहब क्या कैसे फैसले कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जो भी फैसले होंगे आपके मरूजी हालात के अंदर ही होंगे ना। अब जो सिचुएशन है उसी सिचुएशन के अंदर रहते हुए आपको अच्छे बुरे फैसले करने हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे भी मुजम्मिल सरवर्दी ने भी कहा कि 2 फैसले उन्होंने किए वो कामयाब हो गए। देखिए, बात बड़ी बुनियादी सी है। आप पहले कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मईशत जो है वो तबाह बर्बाद हो गई है, माशी बदहाली है। ऐसे मौके पे जो मुकम्मल लॉकडाउन की पॉलिसी है उसका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा ना उस आम आदमी को जिसको आप माशी तौर पे रिलीफ देना चाहते हैं। जो खुशहाल तबका है, जो बड़ा तबका है, जिसके पास 4 पैसे हैं, वो तो इस बोझ को बर्दाश्त कर लेगा ना, इस हादसे को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन नीचे वाला तबका तो बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैं ये समझता हूं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा है कि भारत जैसी सिचुएशन पाकिस्तान में भी हो सकती है, फिर ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमारे पास कोई तैयारी नहीं है। वो सिचुएशन इसलिए हो सकती है कि खुद प्राइम मिनिस्टर समेत हुकूमत मान रही है ना कि हमारे यहाँ लोगों के अंदर भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, लोग भी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं एसओपीज के ऊपर। यानी अगर लोगों के अंदर ये अवेयरनेस और शऊर आ जाए, तमाम मामलात लोगों के हाथ में दे दिए जाएं, नहीं, और लोगों के हाथ में नहीं है भाई। देखिए, बड़ी बुनियादी सी बात है, अगर मुझे अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मुझे मास्क पहनना है, मुझे रश में नहीं जाना है, तो ये जिम्मेदारी मुझ पे भी लागू होती है ना। हर काम हम हुकूमत पे, रियासत पे ना डालें, लोग भी तो जिम्मेदारी लेना थोड़ी सी। सारे काम जब हम हुकूमत पे डालेंगे तो बात नहीं चलेगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो बात असल में, अब ये एक तरीका ये है कि आप सोशल अवेयरनेस दें, लोगों के अंदर जिम्मेदारी का एहसास हो जाए, लोग बिहेव करना शुरू कर दें। दूसरा यह कि आप जरा डंडा चलाएं और आप अकाउंटेबल करें, लोगों को पकड़ें, लोगों को जुर्माने करें। हो गई कि जो भी क्राइम हो रहा है वो अगर मुजरिम जो है वो क्राइम करना छोड़ दे तो खुद ही हालात ठीक हो जाएंगे, जुर्म भी खत्म हो जाएगा। आप इसको जुर्म को इस तरह से ना देखें। ये जो देखिए, ये जो हंगामी हालात है, हिंदुस्तान ने हमसे बड़ा लॉकडाउन किया ना, हिंदुस्तान ने जो लॉकडाउन किया हमसे बड़ा लॉकडाउन किया, उसके बावजूद आज हिंदुस्तान एक वर्स्ट सिचुएशन के अंदर खड़ा हुआ ना। तो इसलिए मैं देखिए, डब्ल्यूएचओ ने भी इसका इतराफ किया अपनी रिपोर्ट के अंदर कि मुकम्मल लॉकडाउन सिर्फ ये कह देना कि सारे मसले का हल है, वो नहीं है। आप वो एक अमल दरामद असल में बात यह है कि आप उन तमाम तरीकेकार के ऊपर देखें जो डब्ल्यूएचओ ने अपनी एसओपी जारी की है, उसी के ऊपर चलना पड़ेगा। एक ब्रेक शामिल करनी है, मजीद एक ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मुजम्मिल साहब, आप एग्री करते हैं सलमान आबिद साहब की इस बात से कि अवाम को भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए? हुकूमत अगर एसओपीज़ पर अमल दरामद करने में नाकाम हो रही है तो इसकी जिम्मेदार अवाम है। तो जिन मुल्कों ने एसओपीज़ पर अमल दरामद करने के लिए फ़ाइन ऐड किए और उन्होंने केसेस किए और लोगों को पकड़ा, ये सब कुछ जिन मुल्कों ने किया है और वहाँ पर लॉकडाउन की और एसओपीज़ पर अमल दरामद की एक मिसाल रही है, तो सलमान आबिद साहब तो कह रहे हैं कि नहीं, लोग कर लें। वो सलमान आबिद साहब ठीक कह रहे हैं ना, वो तो यही है कि सब कुछ लोगों पर डाल दो, फिर हुकूमत की ज़रूरत ही क्या है? हमें तो हुकूमत की, एनसीओसी की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, ये कवायद बनाने की, कानून बनाने की, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, लोग खुद कर लेंगे। तो जो हुकूमत का बुनियादी तस्वुर है सलमान आबिद साहब उसकी नफ़ी कर रहे हैं। क्यों कवानीन बनाए जाते हैं, क्यों सीआरपीसी बनाया जाता है, क्यों सीपीसी बनाया जाता है, क्यों कोरोना पर स्पेशल लॉज बनाए गए हैं? इसीलिए बनाए गए ना कि उनको नाफिज किया जा सके। इस तरह हो तो दुनिया के जिन ममालिक का लिटरेसी रेट 100% है, वहाँ तो बिल्कुल ही मेरा मतलब है किसी किस्म की पाबंदियों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ तो 100% लोग पढ़े लिखे हैं।
और जिन ममालिक का लिटरेसी रेट 100% है, 90% है, वहाँ पर ऐसी पाबंदियाँ लगाने की क्या ज़रूरत है? वहाँ पर उन्होंने क्यों लॉकडाउन्स किए हैं, वहाँ पे उन्होंने क्यों फाइन्स किए हैं, वहाँ वो क्यों सजाएं दे रहे हैं जो कोरोना पे कर रहे हैं? मेरे ख्याल में उन्हें भी फिर मान लेना चाहिए कि लोगों को खुद करना चाहिए। हुकूमत का तो फिर किरदार ही खत्म हो गया ना। क्या करे, हुकूमत करे क्या, ये बता दें। हुकूमत ने नाफिज करना है, तो नाफिज करने के लिए वो देखिए ना, हुकूमत को नाफिज करने के लिए लोगों को पकड़ना पड़ेगा ना। जिस तरह एक आदमी जुर्म करे तो वो क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है, ठीक है, क्योंकि उससे पूरा माशरा इफेक्ट होता है। इस तरह एक कोविड की जो कोताही है वो क्राइम अगेंस्ट स्टेट है, क्योंकि वो सुपर स्प्रेडर है, वो सबको लगाता है। इसलिए जब वो सबको लगाता है, मुझे कोरोना नहीं भी है, मेरे साथ से कोरोना वाला गुजर गया, मतलब हम यहाँ सेट पे बैठे हैं, फर्ज कर लें मुझे कोविड है और मैं प्रोग्राम करने आ गया हूँ और मैंने एसओपीज की भी खिलाफ वर्जी कर ली है आपके साथ, आपको लग गया, आपका क्या कसूर है? मेरा मतलब है कोई स्टेट, तो ये किसने करना है? ये किसने करना है? ये जो आपने करना है, स्टेट ने करना, आपने भी तो करना है ना। नहीं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें ना। अगर मैं नहीं करूंगा तो स्टेट मुझे सजा देगी। अच्छा, जब सजा देंगे तो हम सारे शुरू हो जाएंगे, हम सारे कहेंगे ये पकड़े क्यों रहे हैं, पकड़ क्यों कर रहे हैं। अगर आपने इस बात से डरना है कि मुजाहरे शुरू हो जाएंगे, मेरी पॉपुलैरिटी खराब हो जाएगी, लोग मुझे बातें करेंगे, फिर आप हुकूमत ना करें, आप कोई और काम कर लें जाकर। देखिए, मेरा मतलब ये पहली हुकूमत है जो कहती है कि मैंने ये काम नहीं करना क्योंकि फिर मुजाहरे हो जाएंगे। भाई फिर हुकूमत ना करो, जब आप आपका काम है लोगों की जानो माल का हाँ, लेकिन वो जानो माल की हिफाजत के लिए लोगों को भी हर कदम उठाना है, हर मुमकिन कदम उठाना है। हाँ, हर मुमकिन कदम उठाना है, लेकिन लोगों को भी तो अपने साथ अपना रोल प्ले करना नहीं मानता कानून, जो कानून नहीं मानता उसे सजा देनी है। जब हम सजा देंगे ना तो सबसे ज्यादा यहाँ पे मीडिया में लोग कहेंगे देखिए जी ये क्या हो रहा है, तो लाठीचार्ज हो रहा है, फला हो रहा है, फला को पकड़ लिया। अगर आपको इतना ही मीडिया का खौफ है, इतना ही खौफ है तो हुकूमत ना करे। कमजोर हुकूमत का तो कोई जवाब ही नहीं। तो हुकूमत कर रही है ना, उन्होंने कहा ना एसओपी पे अमल करने के लिए ना दें, ये तौजीह ना दें कि हुकूमत के खिलाफ फिर तनकीद हो जाती है। नहीं, बात सारी तनकीद होगी, लोग फैसला करेंगे कि तनकीद दुरुस्त है या गलत है। आप मुझे बताएं, लोगों की राय बनेगी। आप मुझे बता दें, क्या कहते हैं कि इस मुल्क में हुकूमत पर तनकीद करना छोड़ दें। आप सिर्फ सिंपली ये बता दें कि इस तरह के हादसात से निपटना जो है, क्या वो माशरों की जिम्मेदारी होती है या सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी होती है? हुकूमत की बराबर जिम्मेदारी। नहीं, हुकूमत की बराबर होती है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी तो लेना यार। प्राइमरी जिम्मेदारी हुकूमत की है, सर रियासत की है, हुकूमत की है, प्राइमरी जिम्मेदारी आपकी हुकूमत की है। डेंगू फैला जी, उसके बाद जो एसओपीज इस शहर में किए गए कि आपके टायरों में पानी नहीं होगा, आपके कूलर्स में पानी नहीं होगा, डेंगू लॉ बनाया गया, लोगों को पर्चे दर्ज किए गए, जिनके घरों में गमलों में पानी निकला ना उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई। आप कहते थे डेंगू तो माशरे की जिम्मेदारी है, वो पानी ना खड़ा करे, सरकार का क्या कसूर है? हमने सरकार अपनी जगह अमल करेगी, लेकिन लोगों को भी साथ साथ अपने अंदर का मुजाहरा करना पड़ेगा ना। ये ठीक है कि उस प्रोएक्टिव होने पे उस बंदे को 3 दफा आपने जेल में डाल दिया, उसका कसूर था कि उसने डेंगू कंट्रोल किया। लेकिन ब्रिगेडियर साहब के पास चलते हैं, एक सेकंड इसको वाइंड अप कर लेते हैं, इस टॉपिक को वाइंड अप कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप ये बताइए, क्या आप भी एग्री करते हैं कि रियासत के सारे मामलात हम मुआशरे के ऊपर डाल दें और प्राइमरी जिम्मेदारी स्टेट की है, रियासत की है, हुकूमत की है कि वो पूरी ना करे? देखें, जब इस तरह का कोई क्राइसिस आता है, पेंडेमिक टाइप क्राइसिस जो है, ये एक नेशनल लेवल का क्राइसिस है, इसमें पूरी कौम जो है वो अफेक्ट होती है, तो इसमें जिम्मेदारी जो है पूरी कौम की हो जाती है। यानी कि एज ए नेशन हमने इसको हुकूमत के साथ मिलके, जब हम नेशन कहते हैं, हुकूमत, हमारे इदारे, सब ने मिलके कलेक्टिव रिस्पॉन्स होगा तो हम इस चैलेंज को फेस कर सकेंगे। ये बात सही है कि पाकिस्तानी कौम, क्योंकि ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली यहाँ पावर्टी लेवल्स हाई हैं, यहाँ पे एजुकेशन लेवल जो है वो लो है, तो लोगों में वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस वाला मामला नहीं है। मैं अब जब ये वीडियो देखता हूँ पिछले 4-5 दिनों की, कराची में, लाहौर के, ये बड़े शहरों के बाज़ारों में कैसे सहरी के वक्त, इफ्तारी के वक्त दुनिया जो है वो बाहर बैठी हुई है और जनाब किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है, मौज मेला चल रहा है, अच्छी बात है, लोग खुश हैं, लेकिन अब वो चीज़ नहीं हो सकती। तो लिहाजा हुकूमत को अब ये पुलिस हो गया, रेंजर्स हो गया, फौज हो गया, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ डंडे मारे, लेकिन ये है कि वो फाइन वाला एलिमेंट जो पिछले 4-5 हफ्ते से पुलिस कर रही है बड़े शहरों में, चंद लोगों को उन्होंने फाइन भी किया ऑन स्पॉट, 100 रुपए, 200 रुपए, तो फाइन जो है ये थोड़ा बहुत आपको डिसिप्लिन एनफोर्स करना पड़ेगा।
हमारे कौम में ओवरऑल एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन जो है वो नहीं है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब तो लिहाजा जी ये ठीक है जिम्मेदारी ब्रिगेडियर साहब एक की है न सिर्फ अवाम की है, ये नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी देखें ना, इंडिया में आप देखें, वहां पे इंडियन आर्मी का हम कोई खबर ही कोई नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी है, हमारे सिविलियन टॉप लीडरशिप है, मेडिकल फौज की मेडिकल लीडरशिप है, उसके बाद जी ठीक है सर, ये बताइएगा इकट्ठे बैठ के एनसीओसी में इस मामला को सारा देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, इंडिया में क्या हो रहा है आप देखें, मैं जी बात ठीक है। करना चाहता हूं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक फर्क वहां पे जो हालात हैं कि वो वीडियो देख के खौफ आ रहा है, या अब हमें खौफ आना शुरू हो गया है कि अल्लाह ना करे कि ये वो वायरस वहां से इन्फिल्ट्रेट करके, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान आ गया तो मुझे बताएं फिर यहाँ पे क्या क्या हालात होंगे। तो लिहाजा हमें बॉर्डर सील करने चाहिए। वी हैव टू बी वेरी, ठीक है हमारी ट्रेड इंडिया के साथ नहीं हो रही, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए बॉर्डर सील करें। जो भी कोई है बिल्कुल जो है मूवमेंट जो है वो जीरो हो जानी चाहिए। सर वही बात आ गई, फिर ये काम गवर्नमेंट के है। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा, इससे बढ़कर आगे भी हमें कुछ करना था, हमें वैक्सीनेशन की जानिब जाना था, और उसके ऊपर जैसे कि अभी मुजम्मिल सरवर्दी साहब ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि अभी हमें वैक्सीनेशन मिल नहीं रही है। तो अगर मिल नहीं रही है, आप मुकम्मल लॉकडाउन कर नहीं सकते, आपके जो इंटरनल आपकी पॉवर्टी लाइन है इसको देखते हुए तो आप सख्त फैसले कर नहीं सकते, तो आपने फिर वैक्सीनेशन के लिए कोई काम क्यों नहीं किया, कोई ग्राउंड क्यों तैयार नहीं की, अभी तक ऑर्डर आपने क्यों नहीं दिए? मैं समझता हूं कि हमारी जो टॉप लीडरशिप है, जिसमें मिलिट्री लीडरशिप भी है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो सिविलियन टॉप स्पेशलिस्ट हैं, एनसीओसी में जो सारे लोग हैं, मेरा ख्याल है ये अगर मैं उनकी जगह हूं तो मैं जरूर एवेल्युएट करूं ये तमाम मार्केट जो फ्लड हो गई है वैक्सीन से। हर नस्तु खैरा जो है उसने वैक्सीन बनानी शुरू कर दी है। अब फेक वैक्सीन की खबरें भी आ रही हैं, कई ममालिक में फेक वैक्सीन निकली हैं वगैरह वगैरह। तो देखें, प्लस साइड इफेक्ट्स की बड़ी बात हो रही है। मैं समझता हूँ हमारी एक प्रॉपर एवेल्युएशन होनी चाहिए, और शायद यही वजह है कि हमने अपने फ्लड गेट्स जो हैं वैक्सीन के नहीं खोले हैं पाकिस्तान में, और एक बड़े कंट्रोल तरीके से जहाँ जहाँ हमारी टॉप लीडरशिप को श्योरिटी है कि जनाब ये वैक्सीन सेफ है हमारे लोगों के लिए, और इसमें कोई लॉन्ग टर्म ऐसे कोई मामला नहीं है, तो वहां पे वो आगे वैक्सीन। जी ठीक है सलमान, अभी सब आप क्या कमेंट करें? जी मैंने पीछे खबर पढ़ी है 4 दिन पहले कि जनाब हमारे मोहतरम ये यूएचएस वाले जो हैं, यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज लाहौर, मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूँ, डॉक्टर जावेद अकरम साहब, नाम लेना चाहता हूँ, बड़ा नाम है हमारी मेडिकल वर्ल्ड में। उनके हवाले से खबर थी कि अब एक और चाइनीज वैक्सीन है जिसपे वो ट्रायल्स कर रहे हैं, और लोकल ट्रायल। तो मैं समझता हूँ ये तमाम चीजें हुकूमत पाकिस्तान को एट द हाईएस्ट लेवल एनसीओसी को मॉनिटर करना चाहिए। कौन सी वैक्सीन है, कौन बनाने वाले हैं, क्यों ट्रायल हो रहे हैं, कौन से पाकिस्तानी हैं जो ट्रायल में जा रहे हैं, और क्या हमारे ये ट्रायल हमारे लोगों की सेहत के एक्सपेंस पे तो नहीं किए जा रहे। ये बड़े एस्पेक्ट्स हैं, और आई एम श्योर मुझे पूरा फेथ है अपने इदारों में, हमारे टॉप मेडिकल लीडरशिप, सिविल होम मिलिट्री। सलमान अभी सब आप क्या समझते हैं? बात बड़ी वैक्सीनेशन के ऊपर हम काम नहीं कर रहे की है ना, पूरे पाकिस्तान में लोगों को वैक्सीन पहुंचाना ये एक बड़ा चैलेंज है, इतना छोटा मोटा काम नहीं है, और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाना, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तो देखिए हुकूमत ने एक इनिशिएट किया, पहले 75 प्लस, फिर 60 प्लस, अब 50 प्लस के ऊपर जा के चीज़ें अभी आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि स्मूथली लोगों को मिल रही है। ठीक है, कुछ प्राइवेट भी मिल रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट को साइड के ऊपर 50 तक के लोगों को तो मिल रही है ना, अभी इस वक्त लग रही है। असल में बात यह है कि अब वो 40s पे आएंगे, फिर 30s पे आएंगे। अच्छा, ये होगा कब? जब आपको बाहर से वैक्सीनेशन मिलनी शुरू होगी। जो बात अभी मुजम्मिल सरवर्दी ने की है कि वो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हमें अभी नहीं मिल रही है। अब WHO या बाकी ममालिक जिस तरह से चीज़ें सप्लाई आएगी, क्योंकि डिमांड दुनिया में बढ़ती जा रही है। अभी देखिए ना, अभी 15 दिन पहले तक हिंदुस्तान के बारे में लग रहा था कि शायद सिचुएशन कंट्रोल हो गई है, लेकिन अचानक वहाँ एक और सिचुएशन आ चुकी है। अमेरिका में देखिए जिस अंदाज के, बरतानिया का पहले एक बड़ा मसला चला है। तो मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन के बारे में जो पाकिस्तान ने पॉलिसी बनाई एज ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में, वो अभी तक तो कामयाब है, लेकिन डिमांड पाकिस्तान के अंदर बहुत बढ़ रही है वैक्सीनेशन की, क्योंकि जितना नंबर ऑफ केसेस जब बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली डिमांड जनरेट होगी। अब हुकूमत को क्या चाहिए? हुकूमत को चाहिए कि चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है, वहां से मिल रही है, या उनको खरीदनी पड़े, उनको खरीदनी पड़ेगी, उनको ऑर्डर करना पड़ेगा। वक्त पे शायद ये ऑर्डर कर दिया जाता तो ये क्राइसिस ना देखना पड़ता, लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान में हर डोर स्टेप तक आप किस तरीके से कोविड की जो वैक्सीन है उसको लेके जाएंगे, नहीं लेके जाएंगे। ये मैं बताता हूँ, इस वक्त तक जो आज के इदाद शुमार हैं,
पाकिस्तान में 1.7 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगी है। ठीक है। 17 लाख, ये कितने बनते हैं? 0.7%। हाँ, वो आपने एज वाइज दिए ना, एज वाइज दिए ना, एज वाइज दे रहे हैं ना। 1% भी नहीं है। ओहो अभी भाई, 1% करने के लिए भी हमें उसे 22 लाख ओहो, पे लेके मैं कह जाना रहा हूँ, है। मैं कह रहा हूँ, अभी जाएंगे 17 जरूर। लाख है ना, मैं 5 लाख और लगाएंगे तो 1% तो यार वो ठीक है बात, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी हमारे दे रहे हैं, मध्य मुकाबिल जो ममालिक हैं, अब आप लंदन से, तो यार आप बर्तानिया से अपना कंपैरिजन ना करें ना। से कर लेता हूँ, हम बांग्लादेश को भी देख ले चले, आप देख ले, बांग्लादेश को भी कंपैरिजन कर लिया करें। उन्होंने। आप मुझे ये बताएं जरा कि जिस तरह की पाकिस्तान की इकोनॉमी है, जिस जगह पे आप खड़े हैं, वहां अगर आपको वैक्सीनेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये उनके मुखालफिन भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से मिल रही है, बड़े प्रोटोकॉल के साथ, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ। अब इसमें एज फैक्टर का मसला आ रहा है कि आपको 40s में नहीं मिल रही, अभी 30s में नहीं आ रही, कल परसों से उन्होंने शुरू की है, 50 के लोगों को मिलनी तो शुरू हो गई है ना। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज चलेगी। हम फौरी तौर पर कोई इनकलाब देखना चाहते हैं यार? नहीं, दुनिया के बाकी ममालिक में भाई इनकलाब है। आप पाकिस्तान के अलग मुल्क है यार, पाकिस्तान के भाई, पाकिस्तान के जो हालात हैं उन्हीं हालात में तजिया करेंगे ना। भाई जो पाकिस्तान के हालात हैं उन्हीं हालात में तजिया करेंगे। मैं कह रहा हूं, लेकिन सर ये तो हमें फ्री ऑफ बताए ना, कॉस्ट मिल रही है ना, तो हम अपना बजट जो है, हम अपना बजट इधर भी, यार जिन मुल्कों ने ऑर्डर किया उनको भी नहीं मिल रही, जिनको भी नहीं मिल रही अभी तो मिली है। आप अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो लोग अभी पैसों से खरीद रहे हैं वैक्सीनेशन, लेकिन उनको सर मिल हम रही है अपना इसमें डेवलपमेंट पाकिस्तान में। बजट इस तरफ लेकर आ सकते थे भाई वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको ऑर्डर नहीं मिल पा रहे। नहीं फिक्स की सही तरह यार जो फिक्स हो गई है ना यार, जिसकी बुनियाद पे लोग लगा रहे हैं यार, क्या कर रहे हो भाई? आप इंपोर्ट कब 8 दिन पहले आपने फिक्स किया है? 8 दिन पहले हो गई यार, 22 दिन पहले जाके ये वैक्सीनेशन प्राइवेट लगाने लोगों ने शुरू किया, आप 8 दिन पहले कह रहे हैं। मेरा मतलब सिंध हाई कोर्ट में केस पेंडिंग था। नहीं, कब से शुरू हुई है मुझे बताइए ना, प्राइवेट लेकिन जाहिर है कि आम लोग तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, वो प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते। मिल रही है ना, मैं कह रहा हूं 50s के बाद 60s में 50s के अंदर आ गई है। अब ये कहना इसको इंश्योर करना, मुल्क चलाना, भाई बात ये है आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे ना। आप 40s पे आएंगे, फिर 30s पे आएंगे। अचानक ही अगर आप सारे मुल्क में ओपन कर देंगे तो हमारे पास वैक्सीनेशन आएगी नहीं, कहां से देंगे लोगों को? यही तो मसला है, तो आ रही है ना, जैसे जैसे आएगी भाई, जैसे जैसे आ रही है, कोई देने को और यार जैसे जैसे आ रही है रोजाना की बुनियाद पे लग रही है। ये अभी जाए ना, लग रही है नहीं लग रही, देखें जाके एक्सपो सेंटर में। जी सर लग रही है, जी सर लग रही है, स्लो स्पीड से 12 लाख लोगों को लगी। भाई लग जाएगी, आगे भी लगेगी। आप खत्म हो गए, यहाँ पे ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की आखिरकार जमानत हो गई है, रिहाई मिल गई है शहबाज शरीफ साहब को और मुबारकबाद दी है नवाज शरीफ साहब ने। अब क्या PMLN की सियासत कोई नया रुख इख्तियार कर सकती है? मुजब्बिल साहब क्या समझते हैं? शहबाज शरीफ साहब की जमानत आखिरकार हो गई और अब क्या समझते हैं कि कोई सियासत में शहबाज शरीफ साहब का कोई अहम रोल हो सकता है? नहीं, आगे वो मुस्लिम लीग नून को लीड करेंगे और कौमी असम्बली में भी लीड करेंगे और PDM में भी लीड करेंगे। और अगर हुकूमत ने उन्हें और नैब ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार ना किया हो तो मरियम नवाज भी साथ होंगी? नहीं, मरियम नवाज उनके पीछे होंगी, वो पार्टी के सदर हैं, वो आगे लीड करेंगे। जब वो नहीं थे तो नायब सदर और सीनियर नायब सदर पार्टी चला रहे थे क्योंकि वो पाबंदे सलासल थे। जब सदर आ गया तो वो सदर है और सारे उसके पीछे हैं क्योंकि वो सदर है और प्रोटोकॉल के तहत अब वो सदर हैं तो वो लीड करेंगे। जब वो नहीं थे अब तो दूसरे लोगों ने लीड करना। यहाँ पे सवाल यह है कि वही जारहाना तर्ज सियासत होगा जो मरियम नवाज का है या था, या फिर मुख्तलिफ होगा? देखिए, पॉलिटिक्स के फेजेस हैं। मरियम नवाज का तो पिछले 20 दिन से 25 दिन से जारहाना फेज नहीं है। अभी तो शहबाज शरीफ साहब की जमानत हुई ही नहीं थी कि फेज मुस्लिम लीग नून का बदल चुका है। अभी तो उन्होंने जमानत के कागज भी दाखिल नहीं किए थे कि मुस्लिम लीग नून का फेज बदल गया है। तो ये कहना कि शहबाज शरीफ के आने से बदलेगा, वो तो पहले ही बदल चुका है। ये फिर पीपल्स पार्टी जो कह रही है कि ये जमानतें हो रही हैं। हत्ता के आप मुझे एक बात बताएं, अबसार आलम के लिए क्या मरियम नवाज इस्लामाबाद गई? हामिद मीर के लिए तो कराची पहुंच गए थे। फेज है ना जी, फेज बदल गया है। अब मरियम नवाज क्या अबसार आलम के लिए अस्पताल पहुंची हैं? नहीं, वो शहबाज शरीफ के लिए उनके घर पहुंची हैं उनको मिलने के लिए। तो लिहाजा सियासत के बदलते जो रंग हैं वो तो सबको नजर आ रहे हैं। राइट ब्रिगेडियर साहब, ये जारहाना सियासत से आप देखेंगे कि एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब की जो मुफाहमत और कॉम्प्रोमाइज़ और साथ लेकर चलने की सियासत आपको भी यही नज़र आ रहा है नेक्स्ट?
मैं सिर्फ एक जुमला पहले कह दूं, पिछले सेगमेंट में वो रह गया था, वो ये है कि मुझे ये नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट जो है बड़े प्लान तरीके के साथ और बड़े मोहतात होके वो देख रहे हैं कि कौन सी वैक्सीन हैं जो कि बेस्ट सूटेड है हमारे लिए और जिनके बारे में दे आर श्योर कि एवरीथिंग इज ओके। तो हैविंग सेड दैट, अब मैं आपके सवाल का जवाब ये है, देखिए शहबाज शरीफ जो है एक मॉडरेट आदमी है, स्टेटस को टाइप आदमी है, जारियाना उनकी अप्रोच कभी भी नहीं रही है, वो रॉक द बोट करने वाले आदमी जो है वो नहीं है। लिहाजा आप ये समझें कि अब उनका वापस आना एट द सेंटर स्टेज ऑफ द पीडीएम में कुछ रवायती मुलाकातें होंगी, हेलो हाय इफ्तार पार्टियाँ शायद हो जाएंगी, शायद वो भी ना हो कोरोना की वजह से, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आप समझते हैं कि वो अब कोई ऐसी सियासत में इन्वॉल्व होंगे मूवमेंट में कि इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराना है, हंगामा करना है, मार धाड़ तोड़ फोड़ और लॉन्ग मार्च रेजिग्नेशन, वो चीज़ें नहीं होने लगी। अब मामला ऐसे ही चलेगा अपना, हाँ गोलाबाजी ज़रूर होगी, लेकिन ये 2 साल इसी तरह गुजरेंगे। पीडीएम जो है मेरा ख्याल है द लॉस्ट कॉज इज पीडीएम इज नाउ हिस्ट्री फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। वो लॉन्ग मार्च वो सब कुछ खत्म हो चुका है जी, है वो खत्म हो गई है। जिस तरह की उनका नैरेटिव था वो पीएमएल में मेजॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया, वो चला ही नहीं है, पीपल्स पार्टी ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो ये इस तरह की स्टेटस को टाइप अब सियासत चलेगी अगले 2 साल। उनको भी पता है कि गवर्नमेंट ने जाना नहीं है और इलेक्शन की जो तैयारी होगी। जैसे कि अब मैं इंतजार इस वक्त सिर्फ ये कर रहा हूँ कि अगले हफ्ते पीएमएलएन की कब आती है अपना पिटिशन, जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने उनके जो एसेट्स जो है अपना ऑक्शन करने का फैसला किया है। अब मेरा ख्याल है वो एक इंटरेस्टिंग खबर होगी अगले हफ्ते के लिए। जी जी ठीक है। सलमान आबिद साहब, आप क्या समझते हैं कि अब शहबाज शरीफ साहब की तर्ज सियासत होगी या फिर आपको लगता है कि मरीम नवाज का भी जो जारहाना अंदाज है वो भी साथ चलेगा? देखिए, पहली बात तो ये वजाहत ले कि जमानत मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप पे जो सारे इल्ज़ामात हैं उससे आप बरी हो गए। ठीक है, ये हमारे यहाँ एक अजीब व गरीब मखमसा बन गया है कि जमानत के ऊपर ही हम ढोल बजाते हैं, जमानत पे लड्डू बांटते हैं और जमानत पे कहते हैं कि कुछ साबित नहीं हो सका। हालांकि जो बुनियादी बात है ना, जो फैसल रजा बुखारी साहब ने वहाँ पे उठाई थी, 1990 में उनके असासे थे 2.1 मिलियन, 1998 में ये हो गए 14.8। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 1998 से लेकर 2018 तक ये बन गए 7,328 मिलियन, यानी 7 अरब 32 करोड़ रुपए के असासे हैं। अच्छा, अब इनकी तफसीलात हैं। अच्छा, उस तफसीलात का कब आएंगी, क्या कब फैसला होगा, ये तो अभी केस चलेगा ना, ये दुरुस्त है या गलत है। लेकिन हम अभी से ये जो जिस तरह से एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि जनाब शहबाज शरीफ पे कुछ साबित नहीं हुआ, भाई शहबाज शरीफ साहब तो जमानत के ऊपर आए हैं और इन 7 माह के अंदर जब ये केस चला है तो सब लोगों को पता है कि शहबाज शरीफ साहब कभी कमर का दर्द उनका था, फिर कोविड का मसला आया, फिर उनकी बीमारी के मसले आए, कहीं वकील पेश नहीं हुए, कहीं वो खुद पेश नहीं हो सके। इसलिए मैं ये समझता हूं कि अभी शहबाज शरीफ के जो कानूनी जंग है ना उनकी, वो अभी बाकी है। एक बात। दूसरी बात, आप आ जाए सियासी जंग की। देखिए, ये बिल्कुल ठीक मुजम्मिल सुहरवर्दी ने बात की है कि शहबाज शरीफ जो है वो तो टकराव की सियासत नहीं करते, वो तो मफामत के साथ चलना चाहते हैं। वो तो कह चुके हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। अब ये बुनियादी बात जो है, ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जो बयानिया था, उसने आगे चलना है या शहबाज शरीफ के नैरेटिव ने लीड करना है, ये आने वाला वक्त बताएगा। एक बात। और दूसरी बात ये है कि मरियम जो है वो इतनी आसानी से वो जो जिसे कहते हैं ना प्लेट जो है वो आगे पेश नहीं करेंगी कि शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे जो है वो आगे लीड करें और मैं पसे पर्दा चली जाऊं। मरियम ने भी पेनिट्रेट करना है अपनी मुजामती सियासत के कॉन्टेक्स्ट में, अपने बयानी के कॉन्टेक्स्ट में, वो भी पार्टी को लीड करना चाहती हैं, वो भी पॉपुलर पॉलिटिक्स करना चाहती हैं। शहबाज शरीफ साहब भी एक लेके चलने चाहते हैं। मुझे लगता है कि अभी तो एक नई जो माजराई है विद इन द पीएमएलएन, वो ये हमें देखने को मिलेगी कि किसका नैरेटिव, शहबाज शरीफ का नैरेटिव आगे लीड करेगा या मरियम का नैरेटिव लीड करेगा। जी 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 ब्रिगेडियर साहब। जी ब्रिगेडियर साहब। जी ब्रिगेडियर साहब, बात कीजिएगा। मैं सलमान भाई सॉरी, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि अभी हाँ देखेंगे कि पीएमएलएन मॉडल टाउन जो है ना वो लीड करेगी पीएमएलएन की सियासत को, पीएमएलएन राइवल नहीं करेगी। और ये जो हार्ड लाइनर्स है पीएमएल राइवल वाले, आप देखेंगे इनको बड़ी तकलीफ होगी। ये तय हो गया, ये तय हो गया सर, ये कहां तय हुआ है? ये साइड लाइन हो जाएंगे, इनको ये चीज पसंद नहीं होगी, याद रखें। जी जी सर। मुजम्मिल साहब, क्या ये पीपल्स पार्टी कह रही थी कि इनकी तो जमानतें भी हो जाती हैं, हमें कहते हैं कि हमने जो है वो अब हम सिलेक्टर बनने जा रहे हैं तो जमानतें तो इनकी हो रही हैं, तो ये उनका जिस तरफ इशारा था क्या वो दुरुस्त है? तो मानते हैं उनकी भी हो गई हैं जी, उनके तो केस वापस से चले गए हैं, रिलीफ तो सबको मिला है। वो कह रहे हैं खुर्शीद शाह साहब देखिए कितने अब सालों हो गए खुर्शीद शाह अगर इस तनाजुर में बात की जाए
तो पीडीएम को केस वापस तो नहीं गए? सिंध चले गए ना जी, और बेल्स कंफर्म हो गई। आप मेरी बात समझे ना, तो और क्या चाहिए था? मेरा मतलब है कि अगर तो इस पीडीएम कोई फील्ड प्रोजेक्ट तो नहीं था, बहुत कामयाब प्रोजेक्ट था। अकरम दुरानी साहब की जो इंक्वायरी है वो भी बंद हो गई। हमने देखा शहबाज शरीफ साहब की बेल, हमजा की बेल, आहत चीमा की बेल, फवाद हसन फवाद की बेल, एक खुर्शीद शाह की नहीं हुई। और उस बारे में भी कहा जाता है कि वो जरदारी साहब खुद ही नहीं चाहते कि वो बेल हो जाए, वरना जहाँ बाकी सब जमानतें हो गई हैं वहाँ खुर्शीद शाह की भी हो जानी थी। और अभी ख्वाजा आसिफ भी अंदर हैं, अब वो इसके बाद अपनी बेल अप्लाई करेंगे। तो मेरे ख्याल में पीडीएम के बहुत से फ़वायद अपोजिशन को मिले हैं, और वो फ़वायद समेटने के बाद ही उन्होंने कहा है कि मजीद इसमें से शायद कुछ ना निकले, तो उसे मिलकर स्क्रैप किया और है। फवाइद यही समेटने थे उन्होंने, जो समेट लिए जो ना। समेट लिए हाँ, यही वो जो मिला था। वो जो जमहूरियत की जंग थी, बयानिया वो- की जंग थी, लड़ाई थी, वो सब बेमानी बातें हैं। जैसे इमरान खान की कोई करप्शन इमरान की जंग है। ऐसे ही अब आप अभी मुझे असासे बता रहे थे, और आप मुझे बता रहे थे कि जमानत मिलना कोई बेगुनाही का सबूत नहीं है। जी। पंजाब के 2 वजीर हैं जो जमानत पे नैब से बाहर आए तो हैं। मैं कब कह रहा हूँ कि वो बेगुनाह नहीं, मैंने कब कह दिया कि वो बेगुनाह? और भाई मैंने कब कह दिया कि वो बेगुनाह है? मेरा मतलब है ऑपोजिशन के लिए और बयानी है। ओहो, मैं तो ये कह रहा हूँ मुजम्मिल साहब, वो भी तो केस ही चल रहे हैं ना। जब आपके लोग, यार हुकूमत के लोग अंदर थे, तो उनके दबदब प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होते थे। ठीक है, और किसका वो नहीं हुआ? production order- नहीं, मुझे बताएं जरा, किसके ऑर्डर नहीं हो रहे अब कौमी असेंबली के अंदर? नहीं, शहबाज शरीफ का एक प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं हुआ। नहीं, शहबाज शरीफ पहले प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत पहले कर चुके जाते हैं। रहे, नहीं लेकिन अभी नहीं, बाद में। इस बार जो गिरफ्तारी हुई है उसमें कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं नहीं, था। सवाल ये है कि सारे सिर्फ के सारे सेनेट लोग जो इंतखाबात है, में भी स्पीकर ने इनकार किया, इलेक्शन कमीशन ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया था। नहीं, मैं तो ये उनका कह रहा हूँ, किसी चाहे वो इजलास के लिए देखें, नहीं बात हुआ। ये मुजम्मिल साहब, हुकूमत में लोग हों या अपोजिशन में लोग हों, जो लोग जिन लोगों की जमानतें हो रही हैं उनके मुकदमे बाकी हैं, उनके मुकदमे बाकी हैं, जब मुकदमे चलेंगे। दोहरा मयार होगा। और भाई आप ये कहते रहे ना कि नैब जो है वो पॉलिटिकली विक्टिमाइज करती है, मेरे हर जगह पे आप ये रोना रोते हैं। प्रोग्राम का भाई वक्त जब खत्म नैब हो- जो है जी वो सर। चीजों को लेके आगे बढ़ती है, तो कौन उसके अंदर ताखीरी हरकत इख्तियार करता है? जहांगीर तरीन का केस भी नैब को तो जा रहे हैं ना, एफआईए के पास जा रहा है, अभी आप देख नैब को लें, देते हैं। तो दे दें, नैब को भी दे नैब को देंगे। देना, पहले वो गवर्नमेंट एफआईए को करते हैं, वो तो एफआईए नहीं होकर ये देंगे। जहांगीर तरीन का भी वो तो देखे ना, उनका मसला भी हो गया, वो 30 लोगों को लेके खड़े हो गए साथ ही। सलमान कि आबिद साहब, जमहूरियत का शुक्रिया मसला आपका है। भी, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब आपका भी शुक्रिया, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आपका भी शुक्रिया। सियासी महाजराई जारी रहेगी और हुकूमत के दरमियान भी, लेकिन जो हमारा कौमी तकाजा वो ये है कि इस वक्त नेशनल क्राइसिस जो कि कोरोना है और तीसरी लहर जारी है, इसके पेश नज़र हमें SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ मुझे प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।